बात हो पड़ी कि कोयले के भीतर आग है या वो कोयले के बाहर है। एक ने कहा, अगर कोयले के अंदर आग ना होती तो वो जल कैसे सकता था? जब आग अंदर ही नहीं है तो किसी प्रकार, किसी प्रयोग से वो बाहर कैसे आ सकती है? दूसरे ने कहा, अगर ये बात है तो कोयला ही आग क्यों नहीं है? मेरे घर में ढेर का ढेर कोयला पड़ा है, एक बच्चा भी उससे खेल सकता है। लेकिन अगर आग जरा भी हो तो मजाल है कि कोई उसे छू भी सके। मेरे देखते देखते दो मित्रों की बात बहस हो आई और जल्द ही वो बहस गर्म हो आई। गर्म ऐसी कि पता चलना मुश्किल हो गया कि दोनों मित्र हैं या शत्रु। एक कहता आग है, दूसरा आग नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते, तुम बेवकूफ हो। बेवकूफ? तुम गधे हो। गधा? जरा फिर तो कहना। देखता क्या हूं कि बात बात में आस्तीन चढ़ने की नौबत हो आई। कोयले के भीतर आग हो या ना हो, पर उसके होने और ना होने को लेकर यहां सचमुच कहीं वो ना हो पड़े। मैंने कहा, अरे सुनो भाइयों, 4 बज गए, पार्टी में चलना है कि नहीं? चलो तैयार हो जाओ। मित्र आए थे क्योंकि हम सबको एक पार्टी में जाना था। सब आए थे कि सभी साथ साथ चलेंगे। लेकिन हमारी मंडली का हर एक आदमी स्वाधीन चिंतक है। इसलिए जब हमारे बीच हाहा ही नहीं होती है तो बहस हो जाती है। अभी ये कोयले की बात आपने सुनी, लेकिन कभी परमात्मा की बात बीच में आ जाती है, कभी समाज सरकार की, कभी इसकी, कभी उसकी। लेकिन बात का आदि चाहे परमात्मा की सृष्टि से आरंभ हो या पत्थर कोयले की आग से, इनकी सदा गर्मा गर्मी में होती है। माथा जा चढ़ता है, अक्सर आस्तीनें आ चढ़ती है और मालूम होता है कि परमात्मा के सृष्टि कर्तृत्व का या कोयले में अग्नि की वर्तमानता का सदा के लिए निपटारा अभी मुक्के के जोर से कर ही दिया जाए। ऐसे में चाय के प्याले या शरबत के गिलास का आगमन या मिष्टान के दर्शन या किसी महिला की उपस्थिति आशय की किंचित किसी मार्ग से रसोपलब्धि हमको ये सुधि दिलाती है कि मुक्का मुक्की द्वारा तत्व निर्णय ही काल यापन का एक उपाय नहीं है। अन्य भी अनेक कर्म है, जीवन उनसे भी चलता है। बल्कि बहस की जगह उन कामों को करना कुछ करना कहला सकता है। ऐसे में आस्तीन का चढ़ाव गैर जरूरी हो जाता है, मस्तक खुल जाता है और मित्र मित्र के मित्र हो रहते हैं। सो मैंने जब याद दिलाई कि अरे भाई लोगों, पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं श्रीमती जी को भी कह रहा हूं, तब एकाएक तो जैसे वे समझे नहीं। बहस की चहक जो चढ़ी थी, उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे बहुत जरूरी काम से उन्हें फुर्सत ना हो और मुझ पर करुणा करना चाहते। मैंने फिर कहा, देखो भाई, 4 बजे वहां पहुंचना है। तब अनायास उन्होंने घड़ी देखी, हठात होश पकड़ा, धीरे धीरे स्वस्थ हुए
गोविंद राम कुछ ठंडे होकर मध्यम हंसे और बोले, ठीक ही तो है आनंद, हम भी क्या खुराफात ले बैठते हैं। अनंत राम भी मानो चैन पाओगे। उन्होंने कहा, ठीक ही तो है, हम भी क्या फिजूल की बहस ले बैठा करते हैं। गोविंद राम अनंत राम से ज्यादा सही है अथवा ज्यादा बुद्धिमान है या अनंत राम ज्यादा, ये प्रश्न उस समय मानो महत्वपूर्ण रह ही नहीं जाता। मित्र मित्र बनकर, न छोटे न बड़े, मिले जुले पार्टी में जाते हैं, खुश जाते हैं, खुश आते हैं और खुश रहते हैं। आप कहेंगे ये तो ठीक है, इन मित्रों की खुशी में हमें भी खुशी है, दोस्त को हम दुश्मन नहीं चाहते। लेकिन प्रश्न है कि क्या तत्व निर्णय और तत्व चिंता आवश्यक कर्म है या नहीं है? क्या सबको सब कुछ कहने, सबको सब कुछ मानने दे? ये कैसे हो सकता है? क्या झूठ का निराकरण और सत्य का प्रतिपादन किए बिना हम रह जाएं? जी नहीं, कदापि नहीं। गोविंद राम और अनंत राम अपनी मित्रता को ध्यान में लाकर अपने को बहस की जिम्मेदारी से बचा ले तो बचा भी ले, लेकिन एक तत्वज्ञ अपने आप को उस जिम्मेदारी से कैसे बचा सकता है? उसे तो शत्रुता और मित्रता पर अटक कर नहीं रह जाना, वो तो तत्व की बात बताकर ही छोड़ेगा, चाहे इसमें कोई शत्रु भी क्यों ना हो जाए। गोविंद राम और अनंत राम दुनियादार आदमी होंगे जो बहस को किसी निर्णय तक पहुंचाए बिना बीच में ही छोड़ बैठे, किंतु दायित्व का तकाजा है कि तर्क को तर्कांत यानी लॉजिकल एंड तक ले जाना ही होगा, वहां जहां फिर अतर्क है। तत्वज्ञ भला बीच में कैसे हार बैठ सकता है? क्या बीच में छोड़ देना का पुरुषता ही नहीं हो जाएगी? इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते होंगे, क्योंकि वे मेरे मन में भी उठा करते हैं। बहस लायक विद्या तो मुझ में नहीं है, उतनी भाषा भी नहीं आती, लेकिन मालूम होता है कि अधिक ज्ञान मुझे होता तो ऐसे ऐसे तर्क अपने तर्कस में से मैं खींच कर निकाल चलाता कि सब कुछ खंडित होकर रह जाता है और प्रतिपक्षी तो धराशायी ही दिखता। हाय, मैं अक्षम हूं, जानता बूझता बहुत कम हूं और जो कुछ जानता हूं कह उसे भी नहीं पाता, लेकिन सोचा करता हूं कि जो कुछ भी मैं ठीक समझता हूं क्या सर्वथा वही ठीक नहीं है? तब क्यों ना अन्यथा समझने वालों को अपनी उसी ठीक समझ पर लाने की कोशिश करूं? वे बेचारे भूले हुए हैं, भटक रहे हैं, भूल में अपना अकल्याण कर रहे हैं, गलत को सही मान रहे हैं, लेकिन असल में सही क्या है वो सिर्फ मैं जानता हूं। तब क्यों ना चल पड़ूं और सबको सही राह दिखा डालूं? राहें
मार्ग बहुत हैं, जितने धर्म हैं वे सब मार्ग ही तो हैं, लेकिन वे सब पंथ झूठे हैं। जो मेरे धर्म का मार्ग है वही एक सही और सच्चा मार्ग है, वही कल्याणकर है। बाकी धर्म के नाम पर जो रास्ते हैं वे सीधे अज्ञान में, नरक में ले जाकर पटक देते हैं। वैकुंठ धाम को जो सन्मार्ग पहुंचाने वाला है वो है जो मेरे धर्म का है, बाकी और पाखंड नहीं तो क्या है। अफसोस यही है कि मेरी जुबान में वो ताकत नहीं और दिल में वो पक्कापन नहीं है। उस दिन उन मौलाना का लेक्चर सुना था, क्या साफ बातें कहते थे, बड़ी बड़ी सच्चाइयों पर उनकी जबान ऐसी रपटती चली जाती थी कि दांतों तले उंगली देनी पड़ती। और शास्त्रार्थ के सामने वो पंडित, वाह क्या अगाध गंभीर ज्ञान था, मानो कोई रहस्य उनसे छिपा नहीं है। जो है उन्हें हंसता मलकवत है। दोनों ऐसी ऐसी जोर की और अकाट्य बातें कहते, एक की सुनता तो उसके जैसा मैं हो जाता था, और दूसरे की सुनता तो वही सही मालूम होता। भाई ये दुनिया अजब पहेली है। पंडितों और मौलवियों ने तो उसका पार पा लिया है, और ऐसा मालूम होता है कि उस पहेली का पार पाना है तो पंडित या मौलवी बनो, या फिर सीधी राह ये है कि आंखें मूंद कर किसी एक के मुरीद बन जाओ, नहीं तो हालत मेरी जैसी होगी। दावे के साथ कुछ भी कह नहीं पाओगे और बस नरम बने रहोगे। लेकिन राह छोड़ हम यहां कहां आ गए, बात असल पर आए। गोविंद राम और अनंत राम एक रोज फिर कोयला और कोयले की याद को ले बैठे। फिर देर क्या थी, मित्रता दो एक तर्क के छपाटों में ही छठ कोयले के नीचे आ रही और दब गई। मामला तूल पकड़ने लगा। गोविंद राम ने कहा, तुम कहते हो कि कोयले में आग नहीं है। अनंत राम ने उतने ही जोर से कहा, और तुम कहते हो कि कोयले में आग होने के लिए उसे दिया सलाई की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें बारीक बातें समझने के लिए समय चाहिए। गनीमत है मेरी समझ आप जितनी मोटी नहीं है। बात की प्रचंडता देख मैं चुपचाप उठा, भीतर से एक कोयला लिया और खरल उठाया, और बहस के मौके पर पहुंचकर दोनों चीजों को बीच में मेज पर रख दिया। वे बोले, ये क्या है? मैंने कहा, जी ये कोयला है और जरूरत होने पर उस कोयले को पीसने के लिए वो खरल है। शायद तत्व निदान में ये चीजें कुछ काम आए। थोड़ी देर में अनंत राम को एक काम की बात सूझी। उन्होंने कोयले को हाथ में उठा लिया और बोला, ये कोयला है, तुम कहते हो कि इसमें आग है। खैरियत है, आग वो प्रकट नहीं है, नहीं तो अभी आपको पता लग जाता। तो लीजिए, आप इसमें से आग प्रकट कीजिए, देखें कैसे करते हैं। क्या आप इसे तोड़कर दिखा सकते हैं कि वो आग इसमें कहां बैठी हुई है? गोविंद राम ने कहा,
दियासलाई ये कितनी देर तक जलती है? 1 मिनट भी तो जलती नहीं। लेकिन अंगार क्या दियासलाई के साथ बुझ जाता है? वो दहकता रहता है। तब क्या अंगारे की आग दियासलाई की आग नहीं जाएगी? दियासलाई बुझी पड़ी है, कोयला जल रहा है। आग अगर कोयले के अंदर न होती तो वो जलता रहता कैसे? अनंत राम पर स्वभावतः गोविंद राम की बात का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ये कोयला मैं अभी इसे पीस कर धूल किए देता हूं। ये कहकर वो सचमुच कोयले को खरल में ठोक ठोक कर पीसने लगे। आग है तो जल्दी क्यों नहीं? थोड़ी देर में कोयला चूर चूर हो गया, तब भी आग का पता नहीं चला। अनंतराम ने कहा, चूंकि आग का पता नहीं चला है, इसलिए साबित है कि गोविंद राम को कुछ आता जाता नहीं है। गोविंद राम ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। देर अधिक न थी, भृकुटियों में बल आ चला था और अब नहीं तो अब आस्तीनें चढ़ी ही दी थी। मैं घबराया, मैंने जोर से पुकारा, सुनना, वो सुनना जरा। तुरंत तो नहीं, क्योंकि तुरंत सुनने का कायदा उस बिरादरी में नहीं है। कुछ समय के अनंतर पर श्रीमती जी ने सुना, कमरे में प्रवेश किया। मैंने कहा, ये लोग बैठे हैं, पान वान कुछ तो भेजो। श्रीमती जी ने सुना, शर्माई, मुस्कुराई और बेबात चेहरे को पल्ले की हल्की ओट दिए चली गई। पलट कर क्या देखता हूं कि दोनों मित्रों के चेहरे पर गुस्सा और गर्मी अब नहीं है। वहां शिष्टता है, शालीनता है। श्रीमती जी आकर चली गई। उनके इस एक झांकी देकर बेताब चले जाने से दोनों मित्रों के दरमियान इकट्ठे हुए सब बादल जाने कहां मिला गए। और किसी को ख्याल नहीं कि तत्व निर्णय का तार टूट कर जाने कहां छूटा रह गया है। और जब पान के बजाय एक एक नमकीन, मिठाई और फलों की तस्करी आ पहुंची तो गोविंद राम और अनंत राम बिना भेदभाव और वाद विवाद के अखंड मित्र की भांति तल्लीनता पूर्वक उन पर झुक गए। मैंने तब समाप्ति का सार पा लिया और मन में कहा, ओ